हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज ऑर्डर 6 को हम कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ऑर्डर 6 बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, तो उसको एक क्लास में कवर हम नहीं कर पाएंगे। हम ऑर्डर 6 के आज रूल 1, रूल 2 और रूल 3 को कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 6। अब आप बोलेंगे हम सेक्शन 26 तक पढ़ के आ गए, बाकी के सेक्शन देखिए, बाकी के सेक्शन जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो सेक्शन 27 है ना, वो समन की बात करता है। तो जब हम प्लेडिंग पढ़ लेंगे, प्लेन्स पढ़ लेंगे, उसके बाद समन आता है। तो हम ऑर्डर और सेक्शन को जब 27 होगा और हम समन वाला जो सेक्शन होगा और समन वाले ऑर्डर उनको साथ में कंप्लीट करेंगे। इसलिए पहले हम अभी ऑर्डर 6 पढ़ते हैं जहाँ पर बताया गया है प्लीडिंग जनरली, और उसमें भी हमारा रूल 1, रूल 2 और रूल 3 को हमें कंप्लीट करना है। और मैंने इसको भी बाइफरकेट किया है, मैं आपको बताऊंगी कैसे। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू टेल यू अगेन कि आप लोग अभी तक भी स्पेशल क्लासेस का एक्सेस अगर नहीं लिए हो बच्चों, तो अभी भी वक्त है, अपना टाइम मत वेस्ट करो। स्पेशल क्लास होती है जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर होते हैं और आपकी पूरी 1 घंटे की क्लास रहती है जहाँ पर अलग अलग मॉक टेस्ट भी होते हैं, अलग अलग आपके लोग के सब्जेक्ट्स भी आपके कवर किए जाते हैं। तो इस प्लान को अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ रेफरल कोड एंटर करना है ARCHNA और आपको एंट्रेंस मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा टू अवेल द फ्री क्लासेस ऑफ अनअकैडमी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और कानून से संबंधित कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ये आपके लिए तब भी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप अनअकैडमी को बिल्कुल अगर आप एक बार जा कर के देखते हो एंड यू फील कि हाँ हमें सच में हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें वास्तव में हमें जो है कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ भी जा सकते हो जहाँ पर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं और इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपकी वहाँ होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज़ होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर कोर्स कराए जाते हैं और PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जुडिशरी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है 9 जून से, जिसमें आप अवेल करने के लिए आप अगर अर्चना कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 9 जून से स्टार्ट हो रहा है और इसकी ड्यूरेशन 1 साल की है। एक बैच और स्टार्ट हो रहा है अनिल खन्ना सर का, ये बैच जो होगा ये भी स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ अब 3 हफ्ते बचे हैं, 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल देर मत कीजिए, बिकॉज अनिल खन्ना सर का नाम आप ये मतलब मैं कहने की कोई बात ही नहीं कि मैं आपको कहूँ इसको उनको कुछ तारीफ़ में करूँ। ये इस बात से समझ में आ जाता है कि इनके अंडर 300 से ज़्यादा जजेस बन चुके हैं। इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये स्टडी कराते हैं, तो आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। 15 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है एंड इफ़ यू एम फॉर जुडिशरी तो इसको बिल्कुल आप ग्रैब कर लीजिए। ये 1 साल का बैच है जो कि 9 जून से स्टार्ट हो रहा है। सभी जुडिशरी, यूपी जुडिशरी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अदर स्टेट हो, सबके लिए प्रिपरेशन हो रही है, जहाँ आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, मॉक टेस्ट आपसे जो है सोल्व कराए जाएंगे, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर कराई जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। अवेल करने के लिए जब आप अपने मोबाइल पे जाते हैं तो वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन आपसे बोलेगा। जब आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके जुडिशरी गोल्ड सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर आपको जितने भी मंथ का लेना हो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर रेफरल कोड आप एंटर कर दीजिएगा ARCHNA एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दिस। तो अभी हम चलते हैं अपने हम टॉपिक के ऊपर जो कि बात करता है ऑर्डर 6 हमें जो कि आज पढ़ना है। देखो, तो ऑर्डर 6 में रूल 1 जो है उसमें क्या है, प्लीडिंग डिफाइन की गई हैं। रूल 2 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग हैं। रूल 3 से लेके 13 तक पार्टीज़ को नेसेसरी पर्टिकुलर्स देने हैं, वो बताए गए हैं। 14 और 15 साइनिंग इन वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स के बारे में बताता है। 16 स्ट्राइक आउट अननेसेसरी प्लीडिंग के बारे में बात करता है। 17 और 18 प्रोविजंस रिलेटिंग टू अमेंडमेंट दिए गए हैं। तो आज की हमारा जो ये वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3 एंड रूल 3A। ठीक है, तो उसके बाद 4 से हम कल से पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं रूल 1 क्या कहता है। तो हमें पता है हम पहले बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले हम अपनी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम अपनी कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम बेयर एक्ट पे चलेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि प्लीडिंग होता क्या है। प्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एक लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जब हम बात करते हैं तो प्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो तरीका है जिस तरीके से जो पार्टीज़ टू डिस्प्यूट होती हैं अपनी बात कन्वे करती हैं कोर्ट तक।
ठीक है ना, कोर्ट तक कन्वे करती हैं, और इसके अलावा दूसरी पार्टी एडवर्स पार्टी को कन्वे करती हैं दैट यू आर लाइक इन्फ्रिंजिंग माय राइट, आप मेरे राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो। ये बात कन्वे करता है एक व्यक्ति प्लीडिंग के थ्रू, कोर्ट को भी बताता है कि दूसरी पार्टी कर रहा है और दूसरी पार्टी को भी बताता है कि आप मेरे राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो। ये जनरली किस क्या इंक्लूड करती हैं, प्लेंट भी इंक्लूड होती है और उसमें रिटन स्टेटमेंट भी होता है। और क्रिमिनल की तरफ जाएं तो यहाँ पे कंप्लेन और एफआईआर आ जाती है। बट बिकॉज वी आर स्टडिंग सीबीसीज, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या देखेंगे, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या फिर कुछ कहना, कुछ पूछना, कुछ मांगना, पोलाइट और अम्बल मैनर में। ये जो रिक्वेस्ट होती है ओरली भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, या किसी और फॉर्म में भी हो सकती है कि बनाई जानी चाहिए। लेकिन जब हम कानून की बात करते हैं, कानून में प्लीडिंग की बात होती है, तो प्लेंट रिटन फॉर्म में ही आएगी। और हम जब बात करते हैं कि ये जो हम रिक्वेस्ट बना रहे हैं कि व्यक्ति से कुछ मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पोलाइट मैनर में, अम्बल मैनर में कह रहे हैं, तो जो जो कंटेंट हम उसमें रखेंगे, कंटेंट का मतलब जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन बातों से हम समझाएंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ हमें दे दीजिए, तो उसको कहते हैं प्लीडिंग। कंटेंट्स ऑफ सच रिक्वेस्ट इन जनरल इज कॉल्ड प्लीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये जाननी है कि प्लीडिंग जो होती है ये इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होते हैं, मोमेंटस फैक्ट्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमें यही चाहिए कि जो फैसला है कोर्ट का वो हमारे पक्ष में आ जाए। ठीक है, दूसरी तरफ जो डिफेंस होता है, मतलब जो अपोजिट एडवर्स पार्टी होती है, वो अपने फेवर में चाहती है, तो उसके लिए उसको भी ये करना पड़ेगा, प्लीडिंग में ऐसे फैक्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि वो जो प्लेंट की बात उसने व्यक्ति ने कही है, जो प्लेंटिव लेके आया है, उसकी बात को वो खंडन कर दे और अपनी बात को वो ढंग से कह पाए। तो प्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम बात करते हैं सूट इंस्टीट्यूशन की। तो प्लीडिंग को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, रूल 1 में सिंपल सी एक लाइन लिख करके डिफ़ाइन कर दिया गया कि प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट कौन लाता है, हमें अच्छे से पता है, लाता है वादी, और रिटन स्टेटमेंट कौन लाता है, डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी लाता है। ठीक है, फिर आता है डेफिनेशन है क्या कोई इसकी, बिल्कुल डेफिनेशन दी हुई है मोगा जी के द्वारा, जो ये लिखा हुआ है कि प्लीडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं इन रिटन ड्रॉन अप एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू ए केस, जिसके अंदर वो अपने कंटेंशंस बताते हैं कि वो ट्रायल पे क्या क्या कंटेंशंस लेके आएंगे, और सारी डिटेल बताते हैं जिससे कि अपोनेंट पार्टी को ये पता चल जाए कि उसको क्या किन किन बातों के, किन किन मुद्दों के बेस पे कोर्ट में जो है घसीटा जा रहा है। ठीक है, उसको बताना कि क्या वजह है, हम क्यों आपके जो है खिलाफ केस लेकर के आ रहे हैं, कोर्ट को भी बताना, ऐसी प्लीडिंग हमने लिखनी है, ऐसी प्लेंट लिखनी है कि हम क्यों आए हैं कोर्ट में, और दूसरी पार्टी को भी पता चल जाए कि हम क्यों आपके खिलाफ केस लेकर के आए हैं। तो प्लेंट क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको प्लेंटिव सबमिट करता है, या हम कहें कि अग्रीव पार्टी सबमिट करता है, और उसके अंदर वो मटेरियल फैक्ट्स एंटर करता है, यानी कि बताता है कि वो सूट की क्या रीज़न है और क्या रेमेडी उसको चाहिए, क्या रिलीफ चाहिए अग्रीव पर्सन से। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग जिसको लाया है उसके वजह, उसके थ्रू उसको क्या आपसे जो है क्या मांग रहा है, क्या रिलीफ मांग रहा है। दूसरी तरफ रिटन स्टेटमेंट एक रिप्लाई होता है प्लेंट का, यानी अपोजिंग पार्टी बताती है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं खंडन कर रहा हूँ, ऐसा कोई इसका राइट नहीं है, मैंने कुछ इन्फ्रिंज नहीं किया है, तो दैट इज़ व्हाट द अपोजिंग पार्टी प्लीड्स इन द रिटन स्टेटमेंट। फिर प्लीडिंग में क्या आता है, क्लेम आते हैं प्लेंटिव के, काउंटर क्लेम्स आते हैं डिफेंडेंट के, क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं, हर चीज़ आती है जो कि केस को निश्चित करने के लिए, केस के फैसले को सुनाने के लिए ज़रूरी होती है। समझिएगा बात को, हमने पहले किया प्लेंट लेके आया प्लेंटिव, उधर से डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट भी ला सकता है और वो सेट ऑफ भी ला सकता है, काउंटर क्लेम भी ला सकता है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और जब वो सेट ऑफ लाता है, सेट ऑफ अगर लाता है, कहता है कि भाई तुमने मुझे पैसे देने थे, मैंने तुम्हें पैसे देने हैं, तुमने भी तो मुझे पैसे देने, लाओ दो। जैसे कि हमें पता है सेट ऑफ क्या होता है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, अब ए ने इससे 500 रुपये लेने हैं बी से, और बी ने भी ए से 1000 रुपये लेने हैं। तो जब डेट आती है देने की, बी नहीं दे पाता तो ए सूट इंस्टीट्यूट कर देता है, तो बी दूसरी तरफ से कहता है अपने रिटन स्टेटमेंट में कि इसने मुझे जो है मेरे को 1000 रुपये देने थे, मैं सेट ऑफ कराता हूँ। तो उस केस में सेट ऑफ करा रहा है, तो फिर जो प्लेंटिफ होगा वो भी अपनी बात आगे से कहेगा, तो वो भी अपनी बात को जो है लिख करके उसके खिलाफ बात कहने के लिए अपनी जो है प्लीडिंग में एंट्री करा सकता है, मतलब प्लीडिंग जो है वो, या प्लेंट हम कहेंगे या फिर रिटन स्टेटमेंट कहें, वो लेकर के आ सकता है। इस तरीके से अगर काउंटर क्लेम लेके आता है जो डिफेंडेंट है,
काउंटर क्लेम क्या होता है, वो इसी रिटन स्टेटमेंट में जो इसके प्लेंट के खिलाफ आई है उसमें नहीं एंटर कर रहा, बल्कि क्या करता है, एक दूसरा दावा ठोकता है, काउंटर क्लेम। तो जब वो काउंटर क्लेम ठोक रहा है तो प्लेंटिफ क्या हो जाएगा, वो डिफेंडेंट हो जाएगा, फिर उसको रिटन स्टेटमेंट वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें प्लीडिंग में आ जाती हैं। ठीक है, अगर कोई भी ग्राउंड या कोई भी फैक्ट प्लीडिंग में मेंशन नहीं होता तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाद में कहने का मतलब है जब ट्रायल चला है तो उस वक्त पार्टी जो होती हैं वो कोर्ट में नहीं ला सकती हैं। क्लियर हो गया, ये सिंपल सी बात है। फिर आगे कह रहे हैं कि डिफेंडेंट अगर मतलब कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, उसको कुछ एडिशनल भी फाइल करना है तो वो कोर्ट की परमिशन से फाइल कर सकता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है प्लीडिंग की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। एक लीडिंग केस लो है थ्रोप वर्सेस होल्सवर्थ 1876 का। यहाँ पर लॉर्ड जेसल ने एक्सप्लेन किया ऑब्जेक्टिव और पर्पस किसके, प्लीडिंग के। क्या कहा उन्होंने कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज़ टू ब्रिंग द पार्टीज टू सर्टेन स्पेसिफिक इश्यूज एंड टू प्रिवेंट एनलार्जमेंट ऑफ इश्यूज। यहाँ दो बातें आपको समझ में आ रही हैं। पहली बात तो ये कि प्लीडिंग का मतलब होता है जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज टू सूट हैं, जो भी हमारे प्लेंटिफ हैं, जो भी डिफेंडेंट हैं, उनको बताना कि आपके जो है ये मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो है हम केस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिक करने हैं उन इश्यूज़ को, ज़बरदस्ती के बढ़ाने नहीं है, एनलार्जमेंट नहीं करने हैं इश्यूज़ को। ये भी होता है प्लीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम बात करें जो यह इस केस के अकॉर्डिंग जो सेट हुआ था कि जो होल मीनिंग है सिस्टम का, किसका, प्लीडिंग का, उसका ये सिस्टम है कि जितने ज़्यादा हो सके जो भी प्लीडिंग में, जो भी प्लेंट में, जो वादी है लेकर के आया है मुद्दों को, इनको हम नैरो डाउन कर लें। और नैरो डाउन इसलिए करें क्योंकि अगर इशू ज़्यादा रहेंगे तो उस केस में क्या रहता है, फिर वही बात है, फिर अननेसेसरी डिले भी हो सकता है। तो वो डिले एक्सपेंसेस उनको बचाने के लिए क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके नैरो डाउन कर लिया जाए मुद्दों को और फिर उनके अकॉर्डिंग फिर ट्रायल चलाया जाए। प्लीडिंग पार्टीज़ को ये हेल्प करती हैं जानने के लिए कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं हर केस के, जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट लेके आ रहा है। तो उससे जो होता है कोर्ट का भी टाइम बचता है, वादी का भी, प्रतिवादी का भी, सबका टाइम बच जाता है। केस लो देखिए गणेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस मोजीराम 1978 का। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रोविजंस किससे रिलेटेड, प्लीडिंग से रिलेटेड। सिविल केस में जो है वो किस लिए बनाए गए हैं, वो हर जो हम कहते हैं पार्टीज़ हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, चाहे प्लेंटिफ हैं चाहे डिफेंडेंट हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें इंटीमेट हो जाए, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि हाँ एक व्यक्ति अगर कुछ लेकर के आ रहा है डिस्प्यूट तो वो किन मुद्दों पे लेके आ रहा है, और डिफेंडेंट अगर अपने बात को बचाव कर रहा है तो वो किन मुद्दों पे कर रहा है। तो दोनों पार्टीज़ को इंटीमेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए ये जो प्रोविज़न बनाए गए हैं प्लीडिंग के, बनाए गए हैं। ठीक है, और ये भी डिटरमाइन हो जाएगा फिर क्या इशू हैं, क्या उनके बीच में विवादक हैं, क्या मैटर हैं जो कि डिस्प्यूट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है फिर ट्रायल चलाया जाएगा ताकि डिविएशंस ना हो कोर्स से विच लिटिगेशन ऑन ए पर्टिकुलर कॉजेज ऑफ एक्शन मस्ट टेक। यानी हम ट्रायल जो है वो एकदम स्मूथली चले, उन्हीं मुद्दों पे चले जिन मुद्दों पे एक्चुअल में दोनों के बीच में विवाद है। विवादिक सेट करने का उद्देश्य हमारा यही रहता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई इस केस के अंदर कि जो प्रोविज़न बनाए गए हैं प्लीडिंग से सिविल केस में, वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एक दूसरे को इंटीमेशन हो जाए, नॉलेज हो जाए कि आपके अगेंस्ट केस आया है, किन मुद्दों पे आया है, ताकि जो मुद्दों से भटके नहीं, फिर इधर से उधर न ले जाया जाए, सीधे ट्रैक पे चलते रहें कि ये मुद्दे हैं, दोनों को पता होने चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग दोनों जो है अपने एविडेंस बाद में लेके ट्रायल पे आते रहें। एक और केस लो वीरेंद्र काशीनाथ वर्सेस विनायक एन जोशी 1999 का केस। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रूल, किस रूल, ये जो हमारा प्लीडिंग का रूल है इसके दो रूल हैं। पहला है टू अफोर्ड द अदर साइड इंटीमेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ हिस केस सो दैट दे मे बी मेट बाय द अदर साइड। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि प्लेंटिफ अगर कुछ मुद्दों पे, कुछ चीज़ों पर लेकर के इश्यूज बना करके कुछ जो है अपनी बातें कह लेकर के आता है कोर्ट के सामने, तो हम जब प्लीडिंग की बात करते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि प्लेंट हमने जो है प्लेंटिफ ने दाखिल की तो उसका मतलब ये मुद्दे कोर्ट के सामने ये लेकर के आया। अब दूसरे वाले को पता लग जाएगा अच्छा इन मुद्दों पे इसने मुझे कोर्ट में घसीटा है, तो दैट इज़ वोट की इंटीमेशन देना दूसरी पार्टी को। और जो अगर वो रिटन स्टेटमेंट लेके आता है तो अपने बचाव में क्या कह रहा है, तो प्लेंटिफ को ये भी पता चलता है अच्छा ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। तो दोनों को इंटीमेशन देना कि एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे के प्रति क्या कहना चाह रहे हैं उसी सेम मैटर से रिलेटेड।
दूसरा जो है कोर्ट को इनेबल करना है कि एक्चुअल में इशू क्या है, क्योंकि जो प्लेंट लेके आता है ना, उसी के बेस पे जो है फिर रिटन स्टेटमेंट दाखिल करता है डिफेंडेंट, उसी बात को खंडन या स्वीकार करते हुए, और फिर उसी के बेस पे रिटन स्टेटमेंट और प्लेंटिफ के द्वारा दिए गए प्लेंट के बेस पे कोर्ट जो होती हैं वो इशू को फ्रेम करते हैं, मतलब विवाद्य की रचना करते हैं। तो विवाद्य की रचना जब होती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं, उसी के बाद आगे की प्रोसीडिंग चलती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करते हैं। अगर हम समअप करें प्लीडिंग के रोल को, तो सबसे पहला आता है कि जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट से रिलेटेड, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ जाएं। फिर उसके बाद में पहले से ही सबको सब कुछ पता हो कि अच्छा प्लेंटिफ ये बातें सोचता है, ये बातें कहता है, ताकि आने वाले टाइम में वो कुछ नया मुद्दा ना लेकर के आ जाए ट्रायल के बीच में। तो अभी जो बात है अभी पहले कह दो। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जिससे जुडिशियल प्रोसीडिंग इनएक्सपेंसिव रहे, क्योंकि अगर बार बार में व्यक्ति जो होता है अपनी बातें पढ़ता रहेगा, तो फिर केस का जो हम कहेंगे केस को सेट करना या फिर केस को डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इनएक्सपेंसिव बनाने के लिए, लेस कम्बरसम बनाने के लिए और अप्रोचेबल बनाने के लिए प्लीडिंग का होना ज़रूरी है, ताकि लोगों का भी वैल्यूएबल टाइम बच सके, ज़बरदस्ती के आर्गूमेंट्स में ना पड़े जाएं, जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग एविडेंस आए, उन्हीं के अकॉर्डिंग फैक्ट आए, इररेलेवेंट फैक्ट ना आए। इसके अलावा कोर्ट का हेल्प करना, क्योंकि कोर्ट को पता होगा कि अच्छा ये इश्यूज़ हैं तो इन्हीं इश्यूज़ पे मुझे सुनवाई करनी है। ज़बरदस्ती के इररेलेवेंट कोई मटेरियल नहीं है, बाद में कोई फैक्ट नहीं आ रहे, तो उन चीज़ों से रिलेटेड कोर्ट को भी पता होगा कि कैसे और किस तरीके से फ्रूटफुल कंक्लूजन पे पहुँचना है। प्लीडिंग से पता चल जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसकी तरफ है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ भी किसकी तरफ है ये भी पता चल जाता है, और किसके पास राइट है टू ओपन द केस। इसके अलावा प्लीडिंग से हमें पता जाता है, ये भी बताती हैं प्लीडिंग्स कि रेंज ऑफ एडमिसिबल एविडेंस क्या है जो पार्टीज़ हैं उन्हें जो है ड्यूस करने हैं, प्रेजेंट करने हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग की बात करें तो हमारे ऑर्डर 6 के रूल 2 के सब रूल 1 में कहा है कि हर प्लीडिंग को, जो भी प्लीडिंग आती हैं उनमें क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए कंसाइंस फॉर्म में, जो कि मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड हो। यानी यहाँ समझ में आ गया, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स आने हैं जिनके ऊपर प्लीडिंग जो है पार्टी लेकर के आएंगी, और एक व्यक्ति प्लीडिंग लेके आएंगी, मतलब प्लेंट लेके आता है व्यक्ति या अपना डिफेंस लेके आता है, और फिर उन्हीं मुद्दों पे वो जो क्या करेगा, उन्हीं फैक्ट्स के जरिए वो अपनी बात को जो है वो प्रूव करेगा। इसलिए कहा है कि प्रोविज़न जो है वो 4 बेसिक चीज़ों को बताता है, 4 फंडामेंटल रूल्स बताता है किसके बारे में, प्लीडिंग को लिखने के बारे में। पहला रूल है कि प्लीडिंग के अंदर सिर्फ फैक्ट होने चाहिए, केस के लीगल प्रोविजंस नहीं होने चाहिए। वजह हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप खुद सोचिए, आप कोर्ट के पास प्लेंट लेके जाते हैं, आप वकील हैं, कोर्ट के पास जाते हैं प्लेंट लेकर के, अब उसमें आप अपनी बातों को बताएंगे या फिर ये बताएंगे कि ये वाली बात तो इस वाले कानून में आती है, इस व्यक्ति ने चोरी की थी, से फॉर इंस्टेंस चोरी तो हमारी वहाँ जाएगी क्रिमिनल में, बट मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ, इस व्यक्ति ने चोरी की है तो सेक्शन 378 आईपीसी के अकॉर्डिंग इसने चोरी की है, 379 में एफआईआर कराता हूँ। तो ये नहीं करना है हमें। आप खुद सोचिए, कानून के ज्ञाता हैं, वो केस को डिसाइड करने बैठे हैं, और हम उन्हें अब कानून समझाएंगे क्या? नहीं होगा ना ऐसा। हमें तो उन्हें सिर्फ अपनी बात बतानी है कि जी हमारे साथ ये हुआ, कौन से कानून में क्या चीज़ है, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कानून, तो है ना। हमें इतना नहीं पता होगा जितना उन्हें पता होगा, ऑब्वियस ही बात है। हम वकील हैं तब भी, जो होंगे न्यायाधीश तो वही है ना, उनको पता है कानून में क्या है क्या नहीं है, तो कानून बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने केस के हमें फैक्ट बताने हैं। दूसरा, प्लीडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स ही होने चाहिए। प्लीडिंग के अंदर रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए जिस पे कि दूसरी एक पार्टीज जो होती हैं रिलाई करती हैं, और यहाँ पर फैक्ट होने चाहिए, कहा एविडेंस नहीं होने चाहिए। यहाँ व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि मेरे को जो है एक घर से ये चीज़ मिली, बरामद हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये है ये उसने जो है चोरी की है, या मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने जो है हाथ में ये मतलब लाठी ली थी और मेरे सर पे मारी थी, लाठी इसके घर से मिली है। ये लाठी वगैरह ये जो जितने भी एविडेंस हैं, ये सब बताने की प्लीडिंग में ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्लीडिंग कंसाइंस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके संक्षिप्त हो, छोटी बातें हों। अब आप जब जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो जो लैंग्वेज का पेपर आता है उसमें प्रेसी लिखने के लिए बोला जाता है। रीज़न यही रहता है कि कितने ज़्यादा हम कम शब्दों में स्पष्ट रूप में अपनी बात को कह पाते हैं। तो प्लीडिंग जो है कंसाइंस रूप में होनी चाहिए। फिर सबसे पहला पॉइंट आता है फैक्ट्स एंड नोट द लॉ। तो प्लीडिंग को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताने हैं, लॉ नहीं बताने। केस लो देखिए, केदारलाल वर्सेस हरिलाल का केस है 1952 का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिविल सूट के अंदर जो पार्टीज़ होती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताने हैं और सिचुएशन बतानी है जो कि हुई थी, और जिनकी की बेस पे वो अपनी प्लीडिंग को लेकर के आ रहे हैं। अब आगे ये जुडिशरी का काम है, जजेस का काम है कि वो कौन से कानून में बैठता है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या उन्हें रिलीफ मिलना है वो भी वो डिसाइड करेंगे। तो लॉ ऑफ प्लीडिंग्स में ब्रीफली भी समराइज 4 शब्दों में हम समराइज करेंगे। गौरी दत्त गणेश लाल फर्म वर्सेस माधव प्रसाद 1943 का केस में बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा गया कि प्लीडिंग को हम 4 वर्ड्स में समराइज कर सकते हैं। कौन से 4 वर्ड हैं? पहला वर्ड है प्लीड, दूसरा वर्ड है फैक्ट, तीसरा है नोट और चौथा है लो। यानी कि प्लीड फैक्ट्स नोट लो, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को बताना है, फैक्ट्स के बारे में प्लीड करना है, प्रार्थना कर रही है, कानून के बारे में नहीं। एग्जाम्पल देखें अगर हम फैक्ट के, तो एक कस्टम है, यूसेज है, ये भी फैक्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। इंटेंशन इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड इट मस्ट बी प्लीडेड, इरादा ये भी प्लीड होना चाहिए। फिर वेवर और नेग्लिजेंस इज ए प्ली ऑफ फैक्ट एंड मस्ट बी प्लीडेड इन द प्लीडिंग, कि वेवर रहा या नेग्लिजेंस रहा पार्टी की तरफ से तो ये भी प्लीड किया जा सकता है। मस्ट बी, इनफैक्ट मस्ट बी प्लीडेड होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन की एक डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें कह रहे हैं इट्स ए पॉइंट ऑफ लॉ, और ये प्लीड करने की ज़रूरत नहीं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया या इंटरप्रेट किया जाएगा इसको बताने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट्स ए पॉइंट ऑफ लॉ। लेकिन हाँ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है तो उसको स्पेसिफिकली प्लीड किया जा सकता है। इसके अलावा एक केस आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम जायसवाल 1976 का केस। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा होता है कि कहीं पर जो मुद्दा होता है वो पॉइंट ऑफ लॉ ही है, मतलब किसी लॉ के बेस पर ही मुद्दा छिड़ गया, उनके बीच में जो डिस्प्यूट छिड़ गया है किसी वो लॉ के मुद्दे पे ही छिड़ गया है, तो उस केस में उसको लाया जा सकता है, जो डिस्प्यूट का पार्ट बन गया है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है प्लीडिंग में, और नेसेसरी और रेलिवेंट जो वाइटल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उस लॉ से रिलेटेड जिसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ उसको जो है प्लीडिंग में स्टेट किया जा सकता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो प्लीडिंग के अंदर आता है मटेरियल फैक्ट्स। तो हमें कैसे फैक्ट्स देने हैं? जो कि मटेरियल फैक्ट्स होते हैं। मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर फैक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिफ्रेंशिएट भी किया गया था। अब हम वो बाद में देखेंगे कौन से केस में, पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वही वहाँ पर आए, कहाँ पर प्लीडिंग में आए। अब मटेरियल फैक्ट होते क्या है, ऐसी कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेफिनेशन CPC या में किसी भी और कानून में नहीं दी गई, लेकिन एक केस आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उदय सिंह वर्सेस माधव सिंधिया 1977 का केस। इस केस में कहा गया कि मटेरियल फैक्ट्स का मतलब होता है वो सारे प्राइमरी फैक्ट्स जिनको के ऊपर पार्टीज रिलाई करती हैं अपने क्लेम्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने क्लेम को कंफर्म करने के लिए, और ये बताने के लिए हाँ जी कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और जिसको इफेक्टिव डिफेंस के तौर पे या काउंटर क्लेम के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब है मटेरियल फैक्ट्स में सारे फैक्ट्स आ गए जिनको की पार्टी रिलाई करती है अपने क्लेम को कंफर्म करने के लिए, या फिर कॉज ऑफ एक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, काउंटर क्लेम लाने के लिए, डिफेंस लाने के लिए। जिन फैक्ट के ऊपर पार्टी रिलाई करती है उन फैक्ट को मटेरियल फैक्ट कहते हैं। फिर दूसरा केस आया वीरेंद्र नाथ वर्सेस सतपाल सिंह 2007 का केस। यहाँ कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी फैक्ट या इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो सब्जेक्टिव इशू होते हैं, और उनको डिटरमाइन किया जाता है कोर्ट के द्वारा केस टू केस बेसिस पे। यानी अगर हम स्पेसिफिक कह दें कि ये मटेरियल फैक्ट्स हो गए तो वो सही नहीं होगा। जैसे कि आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही बताया कुछ मटेरियल फैक्ट की डेफिनेशन नहीं है, तो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस अपॉन द सर्कमस्टांसिस की कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें एक पर्टिकुलर केस में मटेरियल फैक्ट होंगी और कौन सी चीज़ें जो होंगी वो मटेरियल फैक्ट नहीं होंगी। इसी केस में मटेरियल फैक्ट्स और पर्टिकुलर फैक्ट्स के बीच में डिस्टिंक्शन करते हुए कहा गया कि मटेरियल फैक्ट्स तो प्राइमरी फैक्ट्स हैं जिनको कि प्लेंटिफ के द्वारा या डिफेंडेंट के द्वारा अपने केस को लाते हुए जब वो केस
केस लेके आ रहे हैं, अपने क्लेम लेके आ रहे हैं, तो प्लीड करने ही चाहिए ताकि वो अपने कॉज ऑफ एक्शन को या फिर डिफेंस को प्रूव कर सकें। लेकिन जो पर्टिकुलर फैक्ट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति किसी चीज़ को स्टेट कर रहा है या अपनी कॉज ऑफ एक्शन, जिस कॉज ऑफ एक्शन पे वो मुद्दे को पे लेके आया है, कोई सूट जो कोर्ट में लेके आया है, तो जिस फैक्ट के बेस पे लेके आया वो मटेरियल फैक्ट हो गया, और जो जिस बेस पे, जिस फैक्ट के सहारे वो अपने मटेरियल फैक्ट को आगे से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा या सपोर्ट करेगा, उसको बोलते हैं क्या, पर्टिकुलर फैक्ट्स बोलते हैं। तो फैक्ट्स नोट एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी प्लीडिंग लिखी जाती है तो उसमें जो होता है एविडेंस नहीं लिखा जाना है ना, ये नहीं बताना है कि कौन कौन से एविडेंस हम मिलाएंगे, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग दो तरीके से, फैक्टा प्रोबांडा और फैक्टा प्रोबांशिया। फैक्टा प्रोबांडा का मतलब होता है वो फैक्ट जो कि ज़रूरी होते हैं दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को अपने केस को प्रूव करने के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन के या फिर डिफेंस एज द केस में बी। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो ए जो होता है वो, उसको चोट लग जाती है। अब वो क्या करता है, सूट फाइल करने के लिए कोर्ट में चला जाता है। अब यहाँ पर जब वो कोर्ट में गया तो वो कौन कौन से फैक्ट बताएगा कि इस फला तारीख को वो मेरे घर आया था और इसने जो है इस तरीके से मुझसे जो है अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी, फिर उसके बाद उसने मेरे साथ मतलब जो है हाथापाई करनी शुरू कर दी, उस हाथापाई में मेरे को जो है चोट लग गई। तो ये सारी बातें जो वो बता रहा है, जो कि हमारे रेलिवेंट कहेंगे हम, केस से रिलेटेड मिलते हैं, केस से रिलेटेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं फैक्टा प्रोबांडा, जो फैक्ट है। और फैक्टा प्रोबांशिया क्या होते हैं, फैक्टा प्रोबांशिया वो होते हैं कि वो बताएगा किन किन ने देखा भाई घर में आते हुए, जिन जिनको बुला के लाएगा, या फिर अगर उसके घर के, आजकल तो भाई एडवांस टेक्नोलॉजी है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग है ना, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग है तो वो दिखाएगा कि देखिए जी ये आया, ऐसे ऐसे इसने किया। तो जो भी वो दिखाएगा, एविडेंस में लेके आएगा अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, उसको फैक्टा प्रोबांशिया बोलेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है वो ये बोलता है कि प्लीडिंग के अंदर फैक्टा प्रोबांशिया नहीं आना है, बस फैक्टा प्रोबांडा ही आना है कि कौन कौन से फैक्ट। अगर मैं कहूँ तो वो अपनी कहानी सुना रहा है कोर्ट को, पर वो कहानी की तरह होनी चाहिए, पॉइंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती में वो पूरी 3 घंटे ही स्टोरी लिख के आए फिल्म की, नहीं, वो तो फैक्ट होने चाहिए, बस टू द पॉइंट बात करनी है उसको कि ये हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट हमारा जो कि फोर्थ पॉइंट है, कंसाइज फॉर्म। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में होनी चाहिए जो भी हमारी प्लीडिंग होती है। अननेसेसरी उसको लंबा चौड़ा नहीं करना। मैंने आपको कहा ना 3 घंटे की फिल्म नहीं सुनानी है, बस सीधा जो बात है वो करनी है, वही बात बतानी है, शॉर्ट में बतानी है। तो रूल ऑफ ब्रेविटी फॉलो करना है कि मतलब प्लीडिंग शॉर्ट में होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए, और मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ना आए, सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन आए उससे कि हाँ बंदा जो है ये कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं एक बात के 10-10 मतलब निकल रहे हों। तो ये जो केस लो है वीरेंद्र काशीनाथ वर्सेस विनायक एन जोशी 1999 का, इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्लीडिंग जो होती है वो जितनी ज़्यादा छोटी हो उतनी ही ज़्यादा सही होनी चाहिए। बट हमें भी ये भी देखना है निगलिंग ना हो। निगलिंग का मतलब होता है कि मतलब ज़बरदस्ती में उस चीज़ को बढ़ाया लिखाया ना जाए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एसेंशियल फैक्ट को हम छोड़ दें और मतलब मिस कर दें कि ब्रेविटी के चक्कर में, ऐसा नहीं, छोटी सी स्टोरी लिखने के चक्कर में हम अपने फैक्ट ही जो है छोड़ दें। हम ऐसा ही करते हैं ना, जब एग्जाम में आंसर लिखने को आता है तो भैया ये सोचा जाता है कि लेंदी नहीं लिखना है, छोटा लिखना है। तो उस केस में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना लिख कर के आएँ तो हमें कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बिल्कुल लिख के आओगे ना। बिल्कुल इसी तरीके से प्लीडिंग में छोटा करने के चक्कर में कभी भी जो है अननेसेसरी फैक्ट को ओमिट नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा हमें इस प्रोसेस को ध्यान से बनाना है ताकि प्लीडिंग जो है क्या कहना चाहिए ढंग से कोर्ट के सामने आ पाए। तो थैंक यू नहीं बोलना है भाई। अभी पहले चलते हैं हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे, क्योंकि उसके बगैर तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो रूल 1 तो सिंपल कहता है प्लीडिंग का मतलब प्लेन टू रिटन स्टेटमेंट दोनों आ जाते हैं। फिर रूल 2 हमें बड़ा परेशान करता है, क्या कहता है कि प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नोट एविडेंस। समझ में आ गया ना, फैक्टा प्रोबांडा करना है, फैक्टा प्रोबांशिया उसको नहीं बताना। हर प्लीडिंग के अंदर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होने, और स्टेटमेंट कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए। हमने भी पढ़ा फोर्थ एलिमेंट है कि ब्रेविटी वाली कंसेप्ट है, जितना छोटा हो सके उतना ही करना चाहिए भाई। फिर आगे आता है एविडेंस बाय विच दे आर नॉट प्रूव्ड, हमें नहीं बताना। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा जो रूल है, सब रूल 2 है, जो रूल 2 का वो कहता है कि प्लीडिंग जो होती है वो जब भी ज़रूरी हो पैराग्राफ में होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड होनी चाहिए, और ईच एलिगेशन बीइंग सो फार
एज इज कन्वीनियंट कंटेन्ड इन सेपरेट पैराग्राफ। तो प्लीडिंग हो यानी प्लेंट हो, रिटन स्टेटमेंट हो, आपके जजमेंट हो, सबको नंबरिंग करते हुए लिखते हैं और सभी को जो है अलग अलग पैराग्राफ में लिखते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि उनको एकदम ढंग से लिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति ने धक्का मारा मेरे घर में आके ये हम पहले लिख रहे हैं और व्यक्ति 12 बजे घर में एंटर हुआ ये हम बाद में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या मैं अगर कहूँ कि बच्चा 5 साल का हो गया, उसने स्कूल में जन्म लिया, ये स्कूल में एडमिशन लिया, ये मैंने पहले लिख दिया, और बच्चे ने फलां तारीख को जन्म लिया, ये मैंने बाद में लिख दिया, तो दैट इज़ नॉट द थिंग राइट थिंग, है ना। आप कभी भी अपना CV भी लिखने बैठेंगे तो पहले यही लिखोगे मैंने 10th करी, 12th करी, ग्रेजुएशन में गया, सीधा ये थोड़ी लिखने लग जाओगे कि पहले मैं ग्रेजुएशन में गया फिर मैंने 10th करी, है ना। तो दैट इज़ व्हाट कि एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको कि हमें फॉलो करना होता है कि पहले कौन सी घटना हुई, किस तरीके से हुई, उस तरीके से हम फैक्ट को अपने प्लीडिंग में डालते हैं। इसके अलावा जो डेट, सम्स और नंबर्स होते हैं जो भी उसके अंदर होते हैं उनको फिगर्स में भी लिखना होता है और वर्ड्स में भी लिखना होता है। जैसे अगर 50,000 का मुकदमा ठोका है तो 50,000 ऐसे भी लिखे पड़ेंगे और 50,000 ऐसे भी लिखने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जब भी आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे दोनों तरीके से लिखना पड़ता है, या चेक भी अगर देते हो तो दोनों तरह से लिखना होता है ना, बस इस तरीके से ही है। फिर आता है रूल 3। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 बोलता है कि जो CPC के अपेंडिक्स A में जो फॉर्म दिए गए हैं प्लीडिंग के लिए, तो जहाँ तक हो, जहाँ पर भी वो एप्लीकेबल होते हैं अपेंडिक्स A में दिए गए फॉर्म, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो इसी कैरेक्टर के, मतलब जो यहाँ पर अपेंडिक्स A में दिए गए ऐसे ही कैरेक्टर के फॉर्म जो होंगे हम इस्तेमाल कर लेंगे प्लीडिंग के लिए। फिर रूल 3A क्या कहता है? फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग इन कमर्शियल कोर्ट। तो कमर्शियल कोर्ट में अगर प्लीडिंग के लिए जाएंगे तो वो किस फॉर्म में जाएंगे? तो कह रहे हैं इन ए कमर्शियल dispute where forms of pleadings have been prescribed under the High Court rules or practice directions made for the purposes of such commercial disputes, pleading shall be in such form। तो जहाँ पर हाई कोर्ट रूल्स में दिए गए हैं, प्रैक्टिस डायरेक्शंस में दिए गए हैं, इन्हीं कमर्शियल कोर्ट्स के लिए, कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए जिस फॉर्म में दिए गए प्लीडिंग उस फॉर्म में जाएगी। तो रूल 3 तक हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास जो कि रूल 4 की होगी हमारे ऑर्डर 6 की, वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कोई बात कहनी है तो चैट ग्रुप भी है, उसमें भी कर दीजिएगा, वहाँ पर भी फॉलो करने के लिए अनअकैडमी पे अनलॉक कर लीजिएगा। मेरा कोड अर्चना। थैंक यू सो मच।